जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है और दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास, 3:30 बजे के बीच में उन्हें जेल से रिहा भी कर दिया गया है। आपको याद होगा कि 31 जनवरी 2024 को, मतलब ठीक लगभग 5 महीने पहले हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने जो मामला उनके खिलाफ जो बनाया था उसमें उन्होंने कहा कि एक सरकारी जमीन है जिसकी 8.8 एकड़ उसका क्षेत्रफल है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हेमंत सोरेन ने उसको अपना कब्जा बना करके रखा हुआ है, उसका कमर्शियल उपयोग हो रहा है और अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए उन्होंने सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का जो है आरोप लगाया था और इसके तहत ही ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो चर्चाएं पहले से चल रही थी, उसके पहले उनको 9 या 10 सम्मन भेजे गए थे ईडी ने, लेकिन वो बुलाने पर नहीं गए थे। 10वें सम्मन में गए और उसके बाद जिस दिन से उनके घर में फिर पुलिस आती है, ईडी आती है और ईडी ने पूछताछ के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया था। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने तब दावा किया था कि जो आरोप ईडी ने उन पर लगाए हैं अगर वो साबित हो जाएंगे तो वे सिर्फ राजनीति ही नहीं छोड़ेंगे बल्कि वे झारखंड भी छोड़ देंगे। तो कहने का इतना बड़ा दावा उनका था, जो आज हाईकोर्ट ने जमानत देते समय जो कमेंट्स किए हैं उन पर, उससे तो ये लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, हेमंत सोरेन के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। आज जैसे ही रिहाई का आदेश हुआ, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन स्वयं गई उनको अपने पति को रिसीव करने के लिए लेके निकली और पूरे झारखंड में हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद एक अजीब उत्साह का माहौल है। रिहाई होने के बाद सबसे पहले वो अपने पिता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सुप्रीमो हैं शिबू सोरेन, उनसे मिलने के लिए गए। माता पिता से मिलने के बाद उन्होंने अपने लोगों से बातचीत की। बहरहाल कुल मिला के देखा जाए तो जो स्थितियां जो चल रही हैं, पिछले दिनों आम चर्चा ये थी लोकसभा चुनाव के दौरान भी कि इस देश में 2 प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं। एक तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और दूसरे हेमंत सोरेन। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को लगभग 21 दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत तो दे दी थी। हालांकि आम आदमी पार्टी को उससे कुछ लाभ नहीं हुआ क्योंकि 21 दिनों तक प्रचार करने के बाद वो वापस उन्होंने सरेंडर भी कर दिया था और अभी जबकि निचली अदालत ने उन्हें जमानत दी है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत के ऊपर स्टे लगा दिया और फिर दूसरे दिन का फैसला भी दे दिया। तो इस तरह उनकी जो रिहाई का जो रास्ता खुल रहा था केजरीवाल की, वो फिलहाल रुक गया है। लेकिन 2-3-4 दिनों से घटनाक्रम चल रहा था केजरीवाल का और इसी बीच केजरीवाल को ही सीबीआई ने एक नए मामले में, मतलब उसी मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। एक नया अध्याय जो है पुलिस की कार्रवाई का शुरू हो चुका है। एक तरफ वो ईडी की कार्रवाई से जमानत पाने के लिए प्रयासरत है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने भी अपना शिकंजा केजरीवाल पर कस दिया है। लेकिन पूरे देश में जिस तरह की चर्चा थी और उससे ये था कि 2 मुख्यमंत्री इससे पहले स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी ऐसे नहीं रहा हो कि इस किस्म के मामलों में वो जेल गए हों। लेकिन जबकि चुनाव निपट गया है और तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार, बल्कि इस बार मोदी सरकार नहीं रह गई है, अब वो एनडीए सरकार हो गई है और इसलिए ये माना जा रहा था जिस दिन से नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी कि आने वाले 5 साल एनडीए सरकार की या मोदी सरकार के लिए आसान नहीं रहने वाले हैं और आने वाले समय में निसंदेह चाहे वो टीडीपी हो और चाहे वो जेडीयू हो या कोई अन्य दल, कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पर विवाद होगा और कहीं ना कहीं ये गठबंधन टूटेगा। आपको याद होगा कि बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए था। 2014 में मोदी सरकार को सीधा स्पष्ट बहुमत था, 282 सीटें थी। 2019 में 303 सीटें सिर्फ अकेले भाजपा के पास थी, उसके बाद उनके अन्य घटक दलों के पास थे। लेकिन इस बार वो आंकड़ा फिसल कर नीचे आ गया है और सिर्फ 240 सीटें ही हैं। इसलिए सवाल बार बार आ रहा है कि विपक्षी जो दल हैं, खासतौर पर जो इंडिया गठबंधन है, वे लोग हावी हो रहे हैं हर मुद्दे पर और जो फिलहाल जो साथ में है टीडीपी और एनडीए, वो आखिरकार कितने दिनों तक साथ रह पाएगी। इस बीच एक खबर और आई है, वो ये कि यूपी में जो ओबीसी की नियुक्तियां हुई हैं उसको लेकर के जो अनुप्रिया पटेल, उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने सीधा निशाना साधा है योगी जो है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर। उन्होंने कहा है कि ओबीसी, एससी और एसटी की जो नियुक्तियां हो रही है उसमें भेदभाव बढ़ता जा रहा है और खासतौर पर जो इंटरव्यू लेकर के जो
जो आरक्षित पद है ओबीसी के या एससी के एसटी के, उसमें भेदभाव बढ़ता जा रहा है। तो एक सीधा आरोप अनुप्रिया पटेल ने आज लगाया है। तो ये कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट है कहा जाए, जो उनके अंतरिम दल है, जो एनडीए के घटक दल है, इस किस्म की आवाजें अभी मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए सरकार बने, और ये अनुप्रिया पटेल का आज जो असंतोष है यूपी की सरकार के खिलाफ, निसंदेह आने वाले समय में एक बड़ा बवाल भी मच सकता है। बहरहाल हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद दो सवाल और महत्वपूर्ण आ रहे हैं। वो ये कि हेमंत सोरेन को जब गिरफ्तारी हुई थी तब उनकी जगह पर चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया गया था, और आज भी है। और यह माना जा रहा था कि उनकी जो रिहाई के बाद हो सकता है उनको वापसी हो जाए मुख्यमंत्री पद पर। लेकिन इसी साल दिसंबर में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस लोकसभा की बात करें तो जो कुल सीटें हैं उनमें से 5 सीटें जो है वो एसटी कोटे की थी, जिस पर 5 पर हेमंत सोरेन की पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशियों ने शानदार जीत दर्ज की थी। और यह माना जा रहा है अब कि शायद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से न हटाया जाए, और क्योंकि 6 महीने का समय मुश्किल से बाकी है, तो ऐसे समय पे हेमंत सोरेन घूम घूम कर पूरे प्रदेश में अपने खिलाफ जो उन पर आरोप लगाए गए थे उस पर वो सफाई दे सकते हैं। और 6 महीने बाद जब नया जनादेश मिलेगा झारखंड में, आम जनता अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को देती है तो एक बार नए सिरे से एक नई पारी शुरू करेंगे। बहरहाल अभी उस बात को कम से कम 6 महीने का समय बाकी है, और तब चुनाव जब डिक्लेयर होगा विधानसभा का, उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा की रणनीति क्या रहती है इस पर सबकी निगाह रहेगी। लेकिन फिलहाल जो सबकी निगाहें हैं वो ये हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आने वाले दिनों में और क्या घटनाक्रम देखने को मिलता है। नीट की परीक्षा के मामले को लेकर के आज सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जो नीट की परीक्षा में पेपर लीक का मामला जो सामने आया है, सीबीआई इसमें आज पूरे देश में कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। लगभग 23 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन इस मामले का जो मास्टरमाइंड है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बहरहाल आज सदन की जब शुरुआत हुई कार्रवाई के, उस समय पत्रकारों चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि वो चाहेंगे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले जो देश के बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, बच्चों के भविष्य को लेकर के सबसे पहले नीट परीक्षा का जो पेपर लीक है उस पर चर्चा होनी चाहिए, और उस पर सरकार को अपनी राय देनी चाहिए। और इसके बाद ही हालांकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था वो यही था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। लेकिन बहरहाल लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया, और जैसे उन्होंने बातचीत अपनी शुरू की तो पता लगा कि उनका माइक ही बंद है। और माइक बंद को लेकर के एक बार फिर बवाल शुरू हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को बोलने का अवसर नहीं देती सत्ता पक्ष, एक बार फिर वो साबित हो रहा है। और इसको लेकर के तमाम विवाद भी शुरू हो गए, वहीं पर हंगामा हो गया, और हंगामा इतना जबरदस्त हुआ कि कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं था। और आखिरकार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। कार्रवाई स्थगित होने के बाद जब लोग दोनों पक्ष के लोग बाहर आए, उन्होंने अपने अपने तरीके से बयान दिए। विपक्ष के लोगों ने जहां इस बात को एक बार फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के का गला घोटना कहा, कि उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष की आवाज दबाने का काम जो पहले कर रही थी सरकार, वो इस बार भी नए कार्यकाल में वही काम कर रही है। उन्होंने इस पर कटाक्ष करते हुए इस पे उनके लिए उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। बहरहाल दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार इस मामले में एकदम क्लियर है, और नीट परीक्षा से संबंधित जितने भी दोषी हैं उनको किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित होगी। सोमवार में कार्रवाई फिर शुरू होगी। देखना है कि नीट के विषय में विपक्ष के जो आरोप हैं और जो सत्ता पक्ष की जो का बचाव का है वो आगे क्या रंग लाता है। राष्ट्रपति अभिभाषण पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा विषय है कि आपको दोनों, आप जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप डिटेल में बोलना, लेकिन एडजॉर्जमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति अभिभाषण में रखें।
अभी नहीं आपका सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक है। तरफ नहीं माने प्लीज। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3। मान्य सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं। एक व्यवस्था है, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 220। हमारी ये खबर, हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।